बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाजरीन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वॉर हिस्ट्री के ऊपर अगर नज़र डालें तो हमें ये पता चलता है कि दूसरी जंग अज़ीम में जब पर्ल हार्बर का वाक़या हुआ और यूनाइटेड स्टेट्स ने रिटेलिएट किया, जापान के ऊपर 2 एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किए, तो वो इसकी दूसरी जंग अज़ीम में एंट्री भी थी और दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे की वजह भी साबित हुई। उसके बाद से यूएसए को एक बहुत बड़ी मिलिट्री माइट के तौर पे दुनिया में देखा जाने लगा और कोई ऐसी नेशन कम ही थी एक्सेप्ट फॉर द फॉर्मर यूएसएसआर जिसने इसको चैलेंज किया हो। और उसके बाद तवातर के साथ हमने देखा कि तारीख़ के अंदर यूएसए ने जिस भी मुल्क पे हमला किया वहाँ पे तबाही अपने साथ वो लेके गए और जंगें तो शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा नहीं जीती, लेकिन अपने एलाइज़ के साथ जो उनकी वॉर स्ट्रैटेजी थी उसके अंदर उन्होंने बर्बरियत के निशानात जो हैं उन मुल्कों पे ज़रूर छोड़े जहाँ पे उन्होंने हमले किए। इराक़, अफ़गानिस्तान, उसके अलावा बाकी और कुछ मुल्कों पे जो इन्होंने हमले किए और जो अपनी डिप्लोमेसी भी या वॉर स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन की वियतनाम के ऊपर, वो हमारे सामने है। अभी जो जंग ईरान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की चल रही है, उस जंग के अंदर यूएसए के साथ कुछ ऐसा मामला पेश आया जो इससे पहले यूएसए के साथ पेश नहीं आया। यानी जो वेस्टर्न एलाइज़ हैं वो तकरीबन यूएसए के इशारे के मुंतज़िर हमेशा ही रहे हैं, तारीख़ में हमने देखा है, लेकिन इस दफ़ा ये मामला बदल गया। यूएस ने अपने वेस्टर्न एलाइज़ से मदद मांगी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के मामले पे, उसको खुलवाने के मामले पे और इस जंग का हिस्सा बनने के मामले पे, और उसको एक बहुत ही बड़ा स्नब मिला अपनी तमाम जितने भी वेस्टर्न एलाइज़ हैं, यानी यूके है, स्पेन है, इटली है, नेटो की तरफ से जितने नेटो के ममालिक हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ बेसिकली, उनकी तरफ से, चाइना की तरफ से, किसी ने भी इस जंग के अंदर यूएस की हिमायत का या साथ मिलने का इशारा नहीं दिया, बल्कि नेगेटिव के अंदर ही अपना जवाब यूएस को दिया, जिस पे सदर डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी बरहम नज़र आए और उन्होंने कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका ने इन अपने एलाइज़ पे की है वो सारी की सारी ज़ाया हो गई। अपने प्रोग्राम में इसके ऊपर बात करेंगे कि ये स्नब उनको क्यों मिला, क्या यूएस की पॉलिसी जो है वो इतनी ख़राब हो गई है कि अपने एलाइज़ के ऊपर या उनको पेशगी इस मामले पे ऑन बोर्ड करने की बजाय उन्होंने सीधी जो छलांग मारी इज़राइल की पॉलिसी को परस्यू करते हुए, वो कितना हर्ट कर गई इनकी जो ताल्लुकात थे अपने तमाम जो एलाइज़ हैं उनके साथ, कितना डैमेज हुआ है और अब यूएस कहाँ पे खड़ा है, इसके ऊपर बात करेंगे। और कुछ बात अफ़गानिस्तान की भी करेंगे। इंडियन प्रोपेगेंडा हो रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में शहरी आबादी और जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिविलियन जो जगह हैं, उनको निशाना बना रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान की आर्मी का जो ऑपरेशन है वो बड़ा ही पिन पॉइंट है और बड़ी उसकी एक्यूरेसी जो है वो मिसाली है। तो इस प्रोपेगेंडा के ऊपर भी बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन किया है डिफेंस एनालिस्ट हैं सिद्रा सदोज़ई साहिबा, उनको मैं वेलकम करता हूं शो के अंदर, और उनके साथ एयर मार्शल रिटायर्ड हैं सईद ख़ान साहब, उनको भी शो में वेलकम करता हूं। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा सिद्रा सदोज़ई साहिबा से और इनसे पूछूंगा कि इस टाइम पे यूएस जो है वो तनहा नज़र आ रहा है, ऐसे लग रहा है कि तमाम एलाइज़ उससे पीछे हट गए हैं। इज़ इट बिकॉज ऑफ द यूएस पॉलिसी टुवर्ड्स इज़राइल, या उनकी पॉलिसी को परस्यू करने का ये नतीजा है, या कोई और वजह है? क्या कहेंगे आप? अच्छा, आपने ना अपने इंट्रो में ज़िक्र किया है वियतनाम वॉर का, जी आपने ज़िक्र किया है वर्ल्ड वॉर 2 का। जी इस टाइम पे जो सिचुएशन है ना ट्रम्प की, मोर और लेस हम देखते हैं कि जब इन्होंने न्यूक्लियर अटैक किया था जापान के ऊपर, तो यही सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन थी कि जिसके बाद इनको विक्ट्री जब हासिल नहीं हो रही थी, तो एज़ अ लास्ट रिज़ॉर्ट अमंग ऑल द न्यूक्लियर पावर्स, अमेरिका इज़ द ओनली कंट्री कि जिसने अपने न्यूक्लियर एसेट्स की को एक्सरसाइज़ किया था, उनको एक्सपेरिमेंट किया था। तो सिमिलरली वो सिचुएशन अभी हमें देखने में आ रही है। वो फ्रस्ट्रेशन का वो हाल है इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी वो ईरान जो है वो पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर है। अमेरिका जो है वो किसी भी हाल में पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे नहीं है। 2 से 3 दिन पहले उनके जो अपने मुशीर हैं उनका बयान आ रहा था कि आप बस कर दें इस जंग को, अपने ओन पे विक्ट्री डिक्लेयर करें और निकल आएं इसमें से। आपने सफारती तन्हाई की बात की है,
तो आप ये देखिए कि उसकी एक बहुत बड़ी जो रीजन है वो डोनाल्ड ट्रंप का अपना नेचर है कि आज वो एक बात कर रहे हैं, कल वो दूसरी बात कर रहे हैं। कि आज वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात जो है वो बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और उसके बाद वो मुज़ाकरात की टेबल पे हमला कर देते हैं। कभी वो कहते हैं कि हमें जो है वो यूके की ज़रूरत नहीं है, फिर वो कहते हैं मैंने तो सारी दुनिया से मदद माँगी है। ये कल का बयान है कि मैं सबसे मदद माँग रहा हूँ, मैंने तो सबकी मदद की थी, आज मेरी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा। सर, दुनिया में कोई एक भी स्टेट अब ऐसी नहीं है, कोई एक भी लीडर ऐसा नहीं है, जो ट्रम्प के बिहाफ पे आके उनका गारंटर बन जाए या उनकी ज़मानत उठाने के लिए तैयार हो जाए। और इसी वजह से जिस तरीके से मुज़ाकरात को एक सॉलिडिफाई फॉर्म में निकल के सामने आना चाहिए था, मुज़ाकरात उस तरीके से सामने नहीं आ रहे। फिर आपने यूएसए की आलमी तन्हाई की बात की है। हर वो एलाय जो चलिए सबसे पहले हम बर्तानिया का नाम ले लेते हैं कि जहाँ पे जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय समझा जाता था यूएसए का। तो सबसे पहले उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिया, नेटो जो है उसमें से भी हाथ खड़े करने की आवाज़ें आ रही हैं। ट्रम्प की अपनी ये पॉलिसीज़ हैं कि वो ज़ेलेंस्की के पास भी पहुँच गए, जिसके बाद ज़ेलेंस्की की तरफ से जो है वो एक बड़ा मायने ख़ेज़ और ज़ू मायने ट्वीट सामने आता है और वो ग़ालिबन वो उसी तरफ इशारा करते हैं, जब उनको व्हाइट हाउस में बुला के जो है वो थोड़ा-सा उनको उनके साथ बदतमीज़ी की गई थी, उनको दुनिया के सामने ज़लील करने की कोशिश की गई थी। काफ़ी प्यूटन बदतमीज़ी के की गई पास थी। आप जी। बिल्कुल, प्यूटन के पास आप पहुँच गए कि हमारी जंग रुकवा दो, चाइना के पाँव में आप पड़ रहे हैं जाके कि हमारी जंग रुकवा दो। ऑन द अदर हैंड जब आप वहाँ पे जंग रुकवाने की मिन्नतें-तरले कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह रहे हैं कि हमारे अहदाफ भी पूरे हो गए हैं, जो बचे-कुचे रह गए हैं, हम उन पे भी हमला करने के लिए तैयार हैं और हम जो है वो हर 2 साल बाद नहीं आ सकते, इसलिए हम अपना सारा होमवर्क यहाँ से करके जाएँगे। भई आप चाहते क्या हैं? ठीक है? आपकी अपनी जो यू टर्न पॉलिसी है, उसकी वजह से आप इस दुनिया में इतने बदनाम हो चुके हैं कि कोई भी आपका साथ इस वक़्त देने के लिए तैयार नहीं है। वो तमाम कंट्रीज़ जिन्होंने ईरान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पे बातचीत की, जिन्होंने पोलाइटली अपने मौक़िफ़ को पेश किया, ईरान ने तो उनको जाने की इजाज़त दे दी। सो ईरान इज़ नॉट इमर्जिंग एज़ अ बैड कॉप हियर। आपने ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर उसको सैबोटाज करने की कोशिश की। आपने वहाँ पे सुप्रीम लीडरशिप को ख़त्म करने की कोशिश की। पासदारान इनकलाब का एक परसों का बयान आ रहा था कि नेतन्याहू जहाँ भी हैं हम उनको ढूँढ के मारेंगे। मैंने 3 से 4 दिन तकरीबन ग़ालिबन 1 हफ़्ते पहले एक बात कही थी किसी और टीवी शो में कि ये जो बदला लेने की बात हो रही है तो उसको इंटरप्रेट करना अभी ईरान ने है। तो ये देखिए कि उसकी इंटरप्रिटेशन आ गई कि हम नेतन्याहू को मारेंगे, उसको कत्ल करेंगे, उसको नहीं छोड़ेंगे। सो सिमिलरली इस वक्त जो अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाते थे वो इजराइल फर्स्ट की सिचुएशन में इतनी बुरी तरह फंस चुके हैं कि इजराइल जो है वो भी इस जंग में हथियार डाल चुका है तकरीबन। लेकिन आपके मशरिक वस्ता को देखिए तो वो उन्होंने आपका ट्रस्ट डेफिसिट वहां पे डेवलप हो गया। आप जो है वो यूरोपियन कंट्रीज को देखिए तो आपको एक तरफ अब यूरोपियन कंट्रीज एक तरफ नजर आते हैं, अमेरिका आपको एक तरफ तनहा खड़ा हुआ नजर आता है। इसके अंदर ये जंग मुसल्लत जो की गई है, एक फैक्टर तो वो है, दूसरा फैक्टर है डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अनप्रेडिक्टेबल नेचर और उनकी यू टर्न लेने की पॉलिसी। बड़ी तफसील से आपने बताया। यहाँ एक और क्वेश्चन सामने आता है कि अगर ज़ाहिर है जो सामने सामने बयान देना है वो तो आपको सोशल मीडिया पे भी, अखबारों में भी और टेलीविज़न के ऊपर भी सख्त बयानात ही सामने आएंगे, क्योंकि all US needs is a face saving which is not on cards at the moment, क्योंकि ईरान जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन बैकडोर डिप्लोमेसी का आपने इशारा किया कि एक तरफ तो वो मिन्नतें कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कोई बड़ी ताकत बीच में आ जाए, क्योंकि उनकी अपनी बात में वज़न तो रहा नहीं। ये भी उनकी अपनी ही डूइंग है कि एक एक सांस के साथ 10-10 मुतज़ाद बयान देना और अपनी बात पे ना खड़े होना। ज़ाहिर है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है वो जेपरडाइज्ड है, ख़ास तौर पे ईरान की नज़र में। तो अब आप क्या देखती हैं कि बैकडोर चैनल जो है वो कितना इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द फ्रस्ट्रेशन ऑन पार्ट ऑफ दीज अमेरिकन्स एंड इजराइलीज़। ये कहीं पैनिक करके या अगर बहुत ज़्यादा कॉर्नर हुए तो न्यूक्लियर ऑप्शन पे ना चले जाएं, क्या कहेंगी आप? अच्छा, जब हम मीन्स ऑफ वॉरफेयर की बात करते हैं तो वी डोंट से कि ओनली वेपन्स आर द मीन्स ऑफ वॉरफेयर। जी। आपकी प्रेशर बिल्डिंग टेक्निक्स भी जो है वो दैट इज आल्सो काउंटेड एज द मीन ऑफ वॉरफेयर। और आपकी जो डिप्लोमेसी है कि यहाँ पे इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है कि आप प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं और आप डिप्लोमेसी के चैनल्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा विजिबल है। यहाँ पे आप जो है वो कहते हैं हमने ये भी कर दिया, हमने वो भी कर दिया, हमने इतने % फिजाई कंट्रोल हासिल कर लिया। अच्छा, आपने जब उनकी तमाम नेवी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, ठीक है, जब आपने
आपने उनकी तमाम सुप्रीम लीडरशिप को डिस्ट्रॉय कर दिया है एज पर योर स्टेटमेंट, तो आप जाके आप नया होमस क्यों नहीं खुलवाते? आप फिर इस कंट्री से उस कंट्री से मदद मांगने के लिए क्यों आते हैं कि जापान का 90% तेल जाता है, रशिया का इतने फीसद जाता है, चाइना का इतने फीसद जाता है, तो तुम लोग और हमें रेस्क्यू करो। भाई आपके तो दो बड़े बड़े जो है वो वहां पे जहाज खड़े हुए हैं, वो जो पूरा इराक को इन्वेड करके आ गए थे, वो जो आपका यूएसएस अब्राहम लिंकन है, उसके बारे में ये तो अपनी तर्ज का जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज है। आप कोशिश करें, जरा सी हिम्मत करके दिखाएं। आप तो सब कुछ तबाह कर चुके हैं ना, जब आपने तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया है ईरान को, तो आप स्टेट ऑफ हॉर्मस पे क्यों नहीं जाते? एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि आपने बात की न्यूक्लियर पावर को एक्सरसाइज करने की। यही सिचुएशन जो है अपने जापान की तरफ से देखी थी। देखिए ईरान बहुत ऐसे सैंक्शंस का भी शिकार रहा है। ईरान को अंडर एस्टिमेट कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ये सोच के कि ईरान अगर तमाम शराइत मानने के लिए तैयार हो गया है, टेबल टॉक पे आने के लिए तैयार हो गया है, तो इसका शायद उनके जहन में ये मतलब था कि ईरान इज अ वीक कंट्री, ईरान इज अ वीक स्टेट, ईरान इज अ वीक नेशन। लेकिन जितने भी अल्टीरियर मोटिव्स लेके वो आए थे, अरबों डॉलर खर्च करके, ना वहां रजीम चेंज हुई, ना हथियार डाले गए, ना जो है वो बगावत निकल के सामने आई अवाम की तरफ से। तो आपका कौन सा ऐसा मोटिव था जो आपके जो है वो बिल्कुल पूरा हो चुका है? बिल्कुल सिद्रा, आप हमारे साथ ही रहे। हमें एयर मार्शाल सईद खान साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं यूएस की तन्हाई की। ये कभी यूएस की हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुआ कि इसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं इसको एलियनेट कर गए हों बिकॉज ऑफ बैड पॉलिसी फ्रॉम द यूएस एंड परसुइंग द इजरायली एजेंडा सो मच कि वो जो हैं अब उनको वो पजीराई नहीं मिल रही या उनको वो मदद नहीं मिल रही अपने ट्रेडिशनल एलाइज से, जिसकी हमें और पूरी दुनिया को आदत है देखने की। क्या कहेंगे आप? रहमान रहीम रहीम पहले तो फराज साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। देखिए, आपने ये जो एनालिसिस किया ये 100% करेक्ट है। फ्रॉम द वर्ड गो, ये जो जंग थी ये पूरी दुनिया को पता था कि ये अमेरिका और ईरान की जंग नहीं है, ये इजराइल और ईरान की जंग है। और इजराइल ने जिस तरह गाजा में पिछले 2 साल बर्बरियत का इजहार किया है, पूरी दुनिया वैसे ही इजराइल के खिलाफ है। तीसरी चीज ये कि जो इजराइल है उन्होंने भी इसको एक सलीबी जंग बनाने की कोशिश की। उसने इस जंग को रिलीजन्स के बिटवीन एक जंग करार देने की कोशिश की, जिसके ऊपर काफी जो लोग हैं वो काफी मुतनफर हुए और उन्होंने बार बार अमेरिका को कहा कि ये जंग आपकी नहीं है, आप इसके अंदर ना कूदें, इजराइल आपको जानबूझकर इस जंग में लेके जाना चाहता है। तो फ्रॉम द वर्ड गो, America did not have support of its allies as well as of the Gulf countries. जो चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है फराज साहब वो समझने की है कि हमेशा दुनिया जो है ना वो विक्टर के साथ खड़ी होती है। पहले लोग अमेरिका से इसलिए दब के रहते थे कि लोगों को यह पता था कि अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अमेरिका अपने फौजी आर्सेनल की वजह से दूसरे पार्टी के ऊपर कब्जा कर लेगा या उसको हरा देगा, और इसलिए लोग अमेरिका के साथ खड़े होते थे। लेकिन जिस तरह ईरान ने आयतुल्लाह खामनेई की डेथ के बाद एक यूनिटी शो की है और इतनी बीटिंग लेने के बाद वो फिर भी क्या कहते हैं रिंग में खड़े हुए हैं, इसने मेरा ख्याल पूरी दुनिया को ना सिर्फ इंप्रेस किया है बल्कि पूरी दुनिया का जो ओपिनियन है वो ईरान की तरफ स्विंग कर गया है। और अब लोगों को यह पता है कि जंग बेशक कल खत्म हो या 2 महीने के बाद खत्म हो, जो ईरान विल नॉट बी द लूजर इन दिस वॉर। they may not be the victor in the war, but they will not be the loser in this war. और इस वजह से कोई बंदा जो है या कोई कंट्री जो है वो अपने आप को अमेरिका और इजराइल के साथ अलाइन नहीं करना चाहती। और मेरा ख्याल ये सबसे बड़ी क्या कहते हैं कमजोरी है इस वक्त अमेरिका की। खासतौर पे अमेरिका ने पिछले 72 आवर्स में अपने आप को फराज साहब बहुत ही खुद अपनी बातों से अकेलेपन का इजहार किया है। मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप को जब उन्होंने अपने अलाइज को कहा था कि ठीक है आप लोग इधर आए और गल्फ ऑफ हॉर्मूज को हमें खोलने में हमारी मदद करें, तो उनको ये स्टेटमेंट देने से पहले अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को कहना चाहिए था कि जिनसे वो जवाब यस में एक्सपेक्ट कर रहे हैं उन कंट्रीज में बात कर ले, ताकि जब प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका उस चीज की उस ख्वाहिश का इजहार करें तो ये कंट्रीज फौरन लबैक कहें।
ताकि अमेरिका का डिप्लोमेटिक तरीके से एक नजर आए कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ इजराइल के साथ अकेला नहीं है, बल्कि और दुनिया भी उनके साथ खड़ी है। लेकिन जब सब ने बारी बारी रिफ्यूज करना शुरू किया, जिसमें यूके और जर्मनी जो उनके नेटो अलाइज हैं, और चाइना जो उनका हरीफ तो नहीं लेकिन हलीफ भी नहीं है, इकोनॉमिक पार्टनर है, बड़ी इकोनॉमिक डिपेंडेंस इंटरडिपेंडेंस है दोनों मुल्कों की एक दूसरे पे। जी, तो जब इन लोगों ने रिफ्यूज किया तो पूरी दुनिया जो है वो पीछे हट गई। और उसके बाद अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने भी रिफ्यूज कर दिया। जी, मेरे से पहले जो ये मेरे साथ को पार्टिसिपेंट हैं, जी, उन्होंने 1945 का जिक्र किया। जी, मैं जरा सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं उस कॉन्टेक्स्ट में। जी, देखिए 1945 में जो अमेरिका था वो जो है ना वो विनिंग साइड पे था। बिल्कुल, और उस वक्त अमेरिका और उसके अलाइज को एक मॉरल विक्ट्री ऑलरेडी जो है एक्सेस पार्स के ऊपर हासिल हो चुकी थी, और पूरी दुनिया चाह रही थी कि किसी तरीके से अब ये जंग खत्म हो। तो जब उन्होंने न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया फराज साहब, तो पूरी दुनिया ने उसको विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट ले लिया और समझा कि ये एक तरीका था एक आलमी जंग को खत्म करने। लेकिन आज सिचुएशन कंप्लीटली डिफरेंट है उससे, ठीक है ना। आज अमेरिका जो है उसको पब्लिक ओपिनियन वर्ल्ड वाइड अवेलेबल नहीं है। पूरी दुनिया को पता है कि वो ये जंग हार रहा है, और इस वजह से अगर वो अब न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करता है तो जो उसकी आइसोलेशन और स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया में से कोई भी फिर उसके पीछे खड़ा नहीं होगा। क्योंकि हर एक को पता है कि ये जो वेपन अगर इस्तेमाल हुआ न्यूक्लियर वेपन, तो ये डेस्परेशन में इस्तेमाल हुआ है, नॉट विद और डेस्परेशन क्या है, टू गेट अ नोशन ऑफ विक्ट्री। और ये वेपन इसलिए इस्तेमाल नहीं हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट को खत्म किया जाए, क्योंकि ईरानीज जो है वो जिस तरह का रिजॉल्व शो कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन के बाद, उन्होंने पीछे नहीं हटना, बल्कि वो और डट के खड़े हो जाएंगे। और अगर वो डट के खड़े हो जाएंगे तो क्या अमेरिका दूसरा तीसरा और चौथा एटम बॉम्ब भी करेगा? मेरे नहीं ख्याल में कि दुनिया में उसको कोई 2026 में इस चीज की इजाजत देगा। आपने दुरुस्त तरफ इशारा किया, इकोनॉमिक डिक्लाइन भी चल रहा है, एआई बबल का भी मसला चल रहा है, अमेरिकन एम्पायर जो है वो डिक्लाइन की तरफ है, तमाम इंडिकेटर्स इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल यहाँ पे ये है कि इट इज़ अ डिक्लाइनिंग पावर बट इट हैज़ नॉट डिक्लाइंड एज येट। ये जो कल्मिनेटिंग पॉइंट है इसके ऊपर एक मोहर लगनी बाकी है, और वो फॉर्मल जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR हुआ था, तो वो वाक़या था जिसमें पता लग गया था कि अब कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है वो क्रैश डाउन कर गई है। अब अमेरिका का जब तक वो पॉइंट नहीं आता तब तक जाहिर है ये सुपर पावर के स्टेटस पे तो है। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो में ये जंग किस तरफ जा रही है? इसके अंदर आप मुझे बैकडोर चैनल जो इस टाइम पे एक्टिवेटेड हैं पूरी दुनिया में ही और उनके ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, उसके हवाले से भी बताएं, पाकिस्तान का रोल भी उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें प्लीज़। जी फराज साहब, देखिए मैं आपको दो तीन बिफोर मैं आपको फाइनल अपना ओपिनियन दूं, मैं आपको दो तीन वाकयात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जी, ठीक है। अगर आप ये देखेंगे पिछले 72 आवर्स में ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी के हुर्मुज से हर शिप गुजर सकती है जो कि डॉलर में नहीं बल्कि युआन में पेमेंट करे। पेट्रो डॉलर की मोनोपोली तोड़ रहे हैं वो जो अब ये देखिए, अगर पेट्रो डॉलर की मोनोपोली टूट गई और पूरी दुनिया में अगर डॉलर हर कंट्री को रखना ना हुआ जस्ट टू इंश्योर के जी के क्या कहते हैं जो एसेंशियल थिंग्स हैं पूरी दुनिया में वो डॉलर से खरीदी जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को होगा इन दी इकोनॉमिक फ्रंट। नंबर टू, अगर आप ये देखें कि जो इवन गल्फ कंट्रीज जो कि हमेशा अमेरिकन कैंप का हिस्सा होती थी, उन्होंने भी प्रेसिडेंट ट्रंप की दरख्वास्त के ऊपर लबैक नहीं कहा, बल्कि उन्होंने इस चीज का इरादा किया है कि जी कि हम जो है इस कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना चाहते। गो के अब उनके भी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ईरान टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान का के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल और अमेरिका टारगेट कर रहे हैं।
ये जो है ना, ये एक अमेरिका का बहुत बड़ा मिलिट्री डिबैकल होने जा रहा है, जिसमें फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट क्या कहते हैं 70-80 इयर्स अमेरिका ने गल्फ में अपने आप को सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना के रखा हुआ था। और उसकी वजह से अगर आप देखेंगे पिछले 70-80 दिहाइयों में उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स जो हैं इन्हीं गल्फ कंट्रीज को बेचे हैं। लेकिन अब गल्फ कंट्रीज अपने आप को अगर डिस्टेंस कर रही हैं फराज साहब, तो वो इसलिए उनको ये पता है कि फ्यूचर में हमें अगर पीसफुल को एग्जिस्टेंस इस इलाके में रखनी है और जी अपनी अपनी हैयत को कायम रखना है, तो हमें वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात रखने होंगे, लेकिन इक्वली इंपॉर्टेंट होगा कि हमें ईरान के साथ भी अपने ताल्लुकात अच्छे रखने हों। जी ठीक है ना। और ईरान ने इसीलिए बार बार अब वो अपसर्च पर होते हुए वो एक डिमांड के बाद दूसरी डिमांड करता जा रहा है गल्फ कंट्रीज के साथ। सो अगर गल्फ कंट्रीज उनकी डिमांड्स को मान लेती हैं तो इट विल बी अ बिग डिफेंसिव और डिफेंसिव रिलेटेड सेटबैक टू अमेरिका। अब हम आते हैं कि हम आगे किस तरह जंग देखते हैं। जी देखिए फराज साहब, मेरे ख्याल में अब टाइम है कि जब मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होके एक डिमांड करे दोनों पार्टी से, अमेरिका और इजराइल से भी और क्या कहते हैं ईरान से भी, कि जी के आप काइंडली कुछ देर के लिए सीज फायर करें, ताकि जो बीच में इंटरलोक्यूटर्स हैं वो लोग आपस यानी कि एक कोई पीसफुल सोल्यूशन की तरफ आप लोगों को लेके जा सके। जी इनमें मैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझता हूं पाकिस्तान का, नंबर 1, जी फिर सऊदी अरेबिया और तुर्की का। लेकिन इनको बिल्कुल बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए होगी रशिया और चाइना से भी। सो बिल्कुल मेरा ठीक ख्याल अगर ये 5-6 कंट्रीज मिलके अगर एक पीस ओवरचर की तरफ इन पार्टिसिपेंट्स को लेके जाएं तो एक सोल्यूशन ढूंढा निकल जा सकता है सकता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक क्योंकि अमेरिका जो है वो शायद हमारी बात ना माने, लेकिन उसको गल्फ कंट्रीज की बात इसलिए माननी पड़ेगी क्योंकि उसका मिलिट्री एज वेल एज इकोनॉमिक स्टेक्स गल्फ में बहुत हाई है। अगर गल्फ उनके साथ ब्रेक अवे कर लेते हैं और जी चाइना कैंप जाके बैठ जाते हैं तो उसकी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो जाएंगी, लेकिन अमेरिका ने जो 70-80 साल तक इन्वेस्टमेंट की हुई थी जी वो सारी की सारी जीरो हो जाएगी। वो जीरो हो जाएगी ठीक है ना। सो बिल्कुल गल्फ कंट्रीज का बहुत प्रेशर हो सकता है और गल्फ कंट्रीज को सऊदी अरेबिया रिप्रेजेंट कर सकता है। बिल्कुल ठीक, आपका बड़ा तफसीली व्यू पॉइंट आ गया, हमारे साथ ही रहें। सदरा साहिबा, ये फरमाएं कि आप क्या देखती हैं, ये जंग किस तरफ जाएगी, कैसे ख़त्म हो सकती है? बैकडोर चैनल तो खुले हुए हैं, लेकिन अपरेंटली कोई भी जो साइड है वो बैक डाउन होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन यूएस का जो हशर हो रहा है वो हम सबके सामने है। कीपिंग दैट इन माइंड, इसके ऊपर आप अपना कमेंट करें। देखिए, जब आयतुल्लाह खामनेई साहब ने ये कहा था ना कि अगर ईरान से जंग की जाएगी या जंग की सिचुएशन में आया जाएगा तो अमेरिका डिसाइड करेगा कि कब जंग शुरू होनी है और हम डिसाइड करेंगे कि जंग कब और कैसे खत्म होनी है। जिस किस्म की डूबियस स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से कि हम अगले 2 साल भी जंग के लिए तैयार हैं, हम सितंबर तक भी ये जंग जो है वो जारी रख सकते हैं, हम तमाम अहदाफ भी हमारे मुकम्मल हो गए, और उसके रिस्पॉन्स में जितनी स्टॉन्च स्टेटमेंट्स आ रही हैं ईरान की तरफ से कि हम 10 साल तक भी इस जंग को चला सकते हैं। मैं सर की बात को सेकंड करूंगी कि इस मोमेंट पे एक चाहे टेम्पररी सीज फायर, लेकिन एक टेम्पररी सीज फायर की सिचुएशन बेशक सामने आ जाए कि जहां पे इन दोनों ममालिक को एक साथ मुज़ाकरात की टेबल पे एटलीस्ट बिठाया जाए। ईरान का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस है कि हम मुज़ाकरात ही कर रहे थे, इन्होंने ईरान पे नहीं बमबारी की, इन्होंने मुज़ाकरात की टेबल पे बमबारी की है। इस मोमेंट पे देखिए, आई डोंट वांट कि हम सुबह उठे और हमारे लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाए। ठीक है, खुदा न खास्ता वो सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जहां पे हमें पता हो कि आज जो है वो अभी भी जंग लगी हुई है, क्योंकि हर जंग का आखिरकार रिजॉल्व आपके नेगोशिएशन टेबल है। ईरान इस टाइम पे पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ पे है, वो अपनी बहुत सारी शर्तें मनवा सकता है। तो अगेन बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल का सर ने जिक्र किया, उसके अंदर पाकिस्तान का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से गल्फ कंट्रीज की तरफ से वो रिटेलिएशन सामने नहीं आई, किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल ने अभी 2 से 3 दिन पहले जो है सऊदी अरब का दौरा किया है
हमारे प्राइम मिनिस्टर साथ थे, तो जितने एक्सपेडाइट हो चुकी हैं इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी चैनल्स, मुझे लगता है कि इस सिचुएशन में एक जो रिक्वेस्ट है या एक जो कार्ड टेबल पे रखने की जरूरत है वो एटलीस्ट टेम्पररी सीज फायर है। बिल्कुल ठीक। सिद्रा साहिबा, एक और हमारा इशू चल रहा है, पाकिस्तान एक्टिवली इन्वॉल्व है इन परस्यूइंग द टेरर टारगेट्स इन अफ़गानिस्तान। उसके अंदर बड़ा ही पाकिस्तान आर्मी का एक वेल कंसीव्ड प्लान है जिसमें हमारे सारे के सारे टारगेट्स आइडेंटिफाइड हैं और वो सारे के सारे दहशतगर्द नेटवर्क से रिलेटेड हैं, टीटीपी से रिलेटेड हैं, फितनतुल खवारिज, फितनतुल हिंदुस्तान, जहाँ जहाँ से फंडिंग सपोर्ट आ रही है और जो जो BLA के साथ मिलके और हमारे KPK के अंदर बलूचिस्तान के अंदर हमलावर हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ टेरर एक्टिविटीज़। इसके ऊपर बड़ी नज़र है पाकिस्तान आर्मी की और बड़े अच्छे तरीके से वो टारगेट्स हम जानते हैं, उनके ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में प्रोपेगेंडा ये हो रहा है, स्पेशली बाय द इंडियन साइड, के सिविलियन पॉइंट्स को भी हिट किया जा रहा है। एक तो इसके ऊपर कमेंट कर दें। और ये इबहाम भी क्रिएट किया जा रहा है कि जैसे अफ़गान तालिबान कोई ऐसी चीज़ हैं जो अमेरिका के लिए भी ख़तरा थे, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है, और पाकिस्तान जो है फ़ायदा उठा रहा है सिर्फ इस चीज़ का कि उनके पास एक एयर फोर्स और एक एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, अदरवाइज़ तो पता नहीं मुकाबला बराबर का था। इनके ऊपर प्लीज़ ज़रा इन चीज़ों पर कमेंट कर दें। अच्छा, जब मैं बात करती हूँ ना प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर की, जी। तो हम उसके अंदर डिस्टिंक्शन को भी पढ़ते हैं, हम उसके अंदर मिलिट्री नेसेसिटी को भी पढ़ते हैं, हम उसके अंदर जो है वो ह्यूमैनिटी को भी पढ़ते हैं और प्रिकॉशन को भी पढ़ते हैं। तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है वो इन तमाम प्रिंसिपल्स को मद्देनजर रखते हुए दिया गया है। वहां से प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि हमारा कोई रिहैब सेंटर था, कोई हॉस्पिटल था जिसको निशाना बनाया गया। मेरा एक सवाल है कि कौन से तनसीबात के दरमियान में अस्पताल, स्कूल, जैसे कहा गया था कि रात के 12 बजे स्कूलों पे हमला हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को आप क्या मिलिट्री तनसीबात या उन जगहों पे बनाते हैं जहां पे आपके जो है जंग का खतरा होता है? ये तो एक आम जहन के से भी ये सवाल पूछा जाए तो आपको जवाब इनकार में आएगा। तो इस प्रोपेगेंडे की हकीकत तो सीधी सीधी वहीं पे खुल जाती है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि वो एक ऐसा इलीगल जेल बनाई गई थी जहां पे खतरनाक कैदी मौजूद हैं। सो अगर आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को भी उठा के देखें तो उनको भी आप ऐसी जगहों पे नहीं रखते कि जहां पे जंग का खतरा होता है। उनके लिए भी जगह जो है वो अलग से मुख्तस की जाती हैं। देखिए, किसी भी ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर या किसी भी सच के प्रिंसिपल के ऊपर जो है वो तालिबान गवर्नमेंट, जो एक डिफेक्टो गवर्नमेंट है, जो इलीगल गवर्नमेंट है, वो पूरी नहीं उतरती। आप अंडर द कारपेट करना चाह रहे हैं किस चीज को? जिस तरीके से आपने पाकिस्तान में बच्चों को निशाना बनाया, जिस तरह से आपने आर्मी पब्लिक स्कूल को निशाना बनाया, हमारी मसाजिद को निशाना बनाया, हमारी इमाम बारगाहों को निशाना बनाया, हमारी कचहरियों को निशाना बनाया, आप एक झूठा बयानिया लेके, फॉल्स नैरेटिव लेके, एक झूठा प्रोपेगेंडा करके जो है वो इस वक्त दुनिया की स्टेट ऑफ द आर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एक हाईएस्ट कैलिबर आर्मी को जो है वो आप उनके खिलाफ एक झूठे बयानिए की तरफ आ रहे हैं। तो दुनिया का कोई भी वो ज़ी-शऊर इंसान जो जरा सा भी जो है वो इन तमाम प्रिंसिपल्स से वाकिफ है, वो इस बयानिए को, इस झूठ को लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं बैठा हुआ। दूसरी बात आपने कही कि ये दुनिया के लिए खतरा है। जनाब, ये दुनिया के लिए खतरा है और इस खतरे का और दहशतगर्दी का सबसे ज्यादा शिकार इस वक्त पाकिस्तानी हुए हैं, जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया था, बड़े भाई की हैसियत से खुराक दी थी, इनको अपने पास, इनके बच्चे यहाँ पे पल रहे थे क्योंकि इनके अपने मुल्क पे तो जाने वाली सिचुएशन नहीं थी। आज ही उसी तरह उठ के जो है वो हमें डसने के लिए बैठे हुए। इनके अपने लीडरशिप आके इनके टीवी मीडियाज पे बैठ के ये बात करती है कि हम तो पूरी दुनिया को 24 घंटे के अंदर टेक ओवर करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि हमारे खुदकुश बमबार तो दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। उस खुदकुश बमबार और उसके पीछे जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उसका तो सबसे ज्यादा निशाना इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम बनी है। और रियासत पाकिस्तान का सिर्फ एक उसके ऊपर जो है वो स्टांस है कि दहशतगर्दी इंपोर्ट नहीं करवा सकते हम सरहद पार से। और जब हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे तब भी पाकिस्तान का सिर्फ यही स्टांस था कि आप हमें ये रिटर्न श्योरिटी दें कि आपके मुल्क से दहशतगर्दी एक्सपोर्ट नहीं होगी हमारे हमारे मुल्क में, जिसके ऊपर इनकी बदनीयती ये थी कि ये साइन तक करना नहीं चाहते थे। और उसके बावजूद हमने ये देखा कि इनके खुदकुश हमले और इनकी दहशतगर्दी नहीं रुक रही थी। देखिए, रियासत पाकिस्तान का जो बयानिया है कि इनफ इज इनफ,
तो उस इनफ इज इनफ वाली सिचुएशन में भी मैं सलाम पेश करती हूँ हमारी अफवाज को कि जिन्होंने डिस्टिंक्शन का जो प्रिंसिपल है, ह्यूमैनिटी का जो प्रिंसिपल है, प्रिकॉशन का जो प्रिंसिपल है, एज पर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंटरनेशनल लॉ ऑफ वॉर, उसके अकॉर्डिंग जहां पे भी जो है वो अटैक किया है या रिस्पॉन्स किया है, वो उनके अकॉर्डिंग किया है। कोई जो है सिविलियन आबादियों को निशाना बनाने का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। नाजरीन, हमारी गुफ्तगू अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ जारी है। यहाँ लेना है एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सईद खान साहब, ये फरमाएं, पाकिस्तान आर्मी की इस प्रोग्रेस को, जो दहशतगर्दी के ठिकानों को पाकिस्तान हदफ बना रहा है, और उसके बाद से जब से ये कैंपेन शुरू हुई है, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो एक सर्ज थी, उसके अंदर बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? हमारी कामयाबियाँ कितनी बड़ी हैं, कितनी सिग्निफिकेंट हैं? और ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने सदोज़ई साहिबा के साथ उसको टेकअप किया, उसके ऊपर भी कमेंट कर दें प्लीज़। मैं सिद्रा साहिबा की हर बात से एग्री करते हुए सिर्फ एक चीज यहाँ ऐड करना चाहूंगा जी, कि मैं आपको बहुत एश्योरेंस से ये बात कह सकता हूं कि ये जो कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि पाकिस्तान ने किसी हॉस्पिटल को अटैक किया, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी ऐसे टारगेट को काबुल में हिट नहीं किया है, ठीक है ना? हमें ये समझना, हमने ये देखना होगा कि देखिए, जिस तरह आप दोनों ने ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो बड़े अरसे तक, ऑलमोस्ट कोई 4.5 साल तक हम लोग लाशें देते रहे और कोशिश करते रहे कि अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाए, और वो हमने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी कि टीटीए जो है वो टीटीपी और बीएलए को कंट्रोल करके रखे और अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के ऊपर कोई तखरीबकारी ना होने दे। बिल्कुल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमें एक हकीकत को मानना पड़ेगा। वो हकीकत ये है कि इस वक्त अफगानिस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट है और उस गवर्नमेंट ने एक वॉर इकोनॉमी अपने लिए बनाई हुई है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास और कोई तरीका नहीं है जिससे वो अपने मुल्क को चला सके। अच्छा, इस वॉर इकोनॉमी को फंड करने के लिए अनफॉर्चुनेटली जो 3 बिगेस्ट डोनर्स हैं, एक अमेरिका है, एक इजराइल है, और उनसे दोनों से मिलके बड़ा डोनर जो है वो इंडिया है। सो अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर एक एग्रेशन की हुई है वो इंडिया और इजराइल स्पॉन्सर्ड या फंडेड है, तो वो गलत नहीं, ठीक है। जब पाकिस्तान ने ये डिसाइड किया कि जी इनफ इज इनफ, और अब हम आपको, अगर आपने हमारे लोगों को पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी से मारने से गुरेज नहीं किया, तो हम टीटीपी और बीएलए को आपके मुल्क में जाके अटैक करेंगे। तो हम एक्चुअली जंग को डीप इनसाइड अफगानिस्तान में, अगर आप देखें कि काफी अरसे से जो ड्यूरेंट लाइन है, पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों में आप देखें कि ड्यूरेंट लाइन के ऊपर कोई ज्यादा स्कर्मिशेस नहीं हुई हैं, क्योंकि हमने अफगानिस्तान के अंदर जाके काफी पोस्ट को डिस्ट्रॉय भी किया है और कब्जा कर लिया। और अब हम लोग डीप अफगानिस्तान में जाके एयरफोर्स जो है वो टारगेट्स ले रही है, लाइक टनल्स जहां उन्होंने अम्यूनेशन रखा हुआ है, हमने वो कैंप्स जहां ये सारे लोग जमा होकर पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के खिलाफ तश्कीलें बनाते हैं और फिर पाकिस्तान के अंदर लॉन्च होते हैं, और वो सारी जगह जहां उन्होंने वेपन्स बना रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के, जैसे कि बगराम में इंडिया उनको ड्रोन टेक्नोलॉजी दे रहा था, जहां वो इस टेक्नोलॉजी को लेके पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते। सो पाकिस्तान ने अभी भी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने खासतौर पे किसी टारगेट को नहीं हिट किया जो कि सिविलियन डोमेन में आता हो, लाइक स्कूल्स, लाइक हॉस्पिटल्स, लाइक इलेक्ट्रिक ग्रिड स्टेशंस, लाइक डैम्स। इस तरह की कोई चीज नहीं है जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने हिट की।
लेकिन देखिए, जब जंगें होती है ना, तो सबसे बड़ी चीज जो मिलिट्री विक्ट्री के साथ जरूरी होती है, वो होती है परसेप्शन मैनेजमेंट ऑफ द वॉर, कि इस जंग के अंदर सही कौन है और गलत कौन। देखिए, जब ये जंग पाकिस्तान ने एग्रेशन शुरू किया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो पूरी दुनिया में से एक मुल्क भी नहीं था सिवाय इंडिया के जिसने अफगानिस्तान को कहा हो कि जी, कि क्या आप गलत, आप सही हैं और पाकिस्तान गलत है। बल्कि सबने कहा कि पाकिस्तान बिल्कुल सही एक्शन ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में अभी तक एक विक्टिम है। अब इंडिया को भी और इजराइल को भी और जो दूसरे फंडर्स हैं उनको भी ये एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान मई 25 की तरह ये जंग भी जीतता चला जा रहा है, और इससे पहले कि ये जंग खत्म हो, हमें नैरेटिव को चेंज करने की जरूरत है। और नैरेटिव ये होना चाहिए कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रेसिव कंट्री है और उसकी वजह से इस इलाके के अंदर डिस्टेबलाइजेशन। सो मेरे ख्याल में फराज साहब, अगर हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले और सोशल मीडिया और अपने दूसरे प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए इस इंप्रेशन को निगेट करने की कोशिश करे थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि जी के पाकिस्तान ने किसी सिविलियन टारगेट को हिट नहीं किया है। इस वक्त पूरी दुनिया हमारी बात सुन रही है, और अगर हम गवर्नमेंटल लेवल पे थ्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को बताएंगे कि हमने ये हरकत नहीं की है, तो लोग हमारी बात को जरूर मानेंगे। लेकिन खामोशी इस वक्त एक ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, खामोशी नीम रजामंदी होती है। तो अगर हम खामोश रहेंगे तो लोग ये समझेंगे कि शायद हो सकता है कि हमने कोई गलत टारगेटिंग कर दी है। लेकिन मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से ये बात 100% अश्योरेंस से कह सकता हूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने ऐसे किसी टारगेट को हिट नहीं किया है। आपने बहुत अहम तरफ इशारा किया। आपने जो दो बातें की उसमें एब्सोल्यूट क्लैरिटी थी, और पाकिस्तान में भी, हम सब लोगों के लिए भी और इंटरनेशनली भी इसका असर बड़ा ज़बरदस्त पड़ सकता है। ज़ाहिर है हमारे करने का काम है। आपने इशारा किया कि गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और इंडिविजुअली भी इस चीज़ को बहुत ज़ोर दे के हाईलाइट किया जाना चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर असल में हो क्या रहा है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स जिन टारगेट्स को टेक डाउन कर रही है, वो टारगेट्स जो हैं वो प्योरली टेरर आउटफिट्स के साथ रिलेटेड हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी बात ये है कि आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि ये जो वॉर का फ्रंट है, ये इन मॉडर्न टाइम्स के अंदर खाली काइनेटिक फ्रंट नहीं रहा, और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर भी है, डिसेप्शन की वॉरफेयर भी है, मीडिया की वॉरफेयर भी है। और इसी तरफ आपने इशारा किया जिसमें शायद हम थोड़ा सा लैग करते हैं। इसके ऊपर आप मज़ीद कुछ कमेंट करें कि किस तरह से यूनिटी के साथ अपना व्यू पॉइंट और फैक्ट्स जो हैं वो दुनिया के आगे रखने में भी पाकिस्तान को उस ज़ोर के साथ ही किरदार अदा करना पड़ेगा जिस तरह पाकिस्तान की आर्मी, एयरफोर्स ज़ोर दे के और अपनी जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है उसके साथ अपना लोहा मनवाती है। इसके ऊपर प्लीज़ कमेंट करें। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने और पाकिस्तान आर्मी ने जितने भी टारगेट्स को फराज अटैक किया है ना, उनकी वीडियोस हमारे पास। बिल्कुल ठीक। और हम जो है ना, जब भी कोई चीज क्लेम करते हैं तो हम वो वीडियो दिखला के क्लेम करते हैं कि देखें ये टारगेट था और इसको हमने इस वेपन से टेक आउट किया है जी। ठीक है ना। सो अभी तक जहां तक मैं देख रहा हूं कि पूरी दुनिया जो है ना, वो पाकिस्तान को विक्टिम समझ रही है और पाकिस्तान को यानी कि सही जगह पे खड़ा हुआ देख रही है कि यार नहीं, कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। पाकिस्तान ने 4.5 साल में तकरीबन 20,000 जानों का नजराना पेश किया है और कोई भी मुल्क इतनी ज्यादा डेथ्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो हमें चाहिए कि विद फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड थ्रू अ कलेक्टिव एक्शन। देखिए, जहां सोशल मीडिया के अंदर बहुत कुछ झूठ होता है, लेकिन लोग अभी भी आज भी क्या कहते हैं, टेलीविजन और प्रिंट मीडिया के ऊपर बहुत यकीन रखते हैं। देखिए, आज भी हम जब कोट करते हैं ओपिनियंस को, तो हम CNN, BBC, अल जजीरा इनको कोट करते हैं, या हम वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स या CBS को, जी बिल्कुल, मुस्तनद अखबारात है उनको कोट करते हैं। सो इन सब की एक पावर है जी, ठीक है ना। हमें चाहिए कि हमें पाकिस्तान
के अंदर से एक कंसर्टेड एफर्ट करनी चाहिए, और ये जो एक गुडविल पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुई है, बिकॉज वी आर स्टैंडिंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, इस गुडविल को खत्म ना होने दें। क्योंकि इस वक्त ये जो इंडियंस और इजरायलीज हैं वो इस पिंच को महसूस कर रहे हैं कि अगर जैसे ही इजराइल ईरान जंग खत्म होगी, और जैसे ही पाकिस्तान अफगान जंग खत्म होगी, और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी या फैक्ट्स को स्क्रूटनाइज किया जाएगा, तो उसके अंदर इजराइल और इंडिया का जो हाथ है वो बहुत वाजे होगा। ठीक है ना? तो इससे पहले कि वो टाइम आए, वो एक परसेप्शन मैनेजमेंट करना चाहते हैं, या आप कहें कि वो एक नैरेटिव बिल्डअप करना चाहते हैं। हमें चाहिए कि हम उस नैरेटिव को किसी झूठ से नहीं बल्कि सच और फैक्ट से काउंटर करें, और पूरी दुनिया में लोगों में इतनी अकल है कि वो फैक्ट और झूठ के राइट फ्रॉम रॉन्ग, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। एयर मार्शल सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का, और इंतहाई मुफीद जो एनालिसिस है का। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।